ऐसे ही फूड फॉर थॉट आया था मेरे दिमाग में कि मैं बार बार कहता रहता हूँ चीप वैल्यूएशंस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे हिसाब से क्या है और जो फेवरेट कंपनीज होती हैं ना वो कौन सी होती हैं और वो कितनी वैल्यूएशन पर होती हैं। ठीक है, ये तो मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा कि बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए कंपनी की, बाकी सब, पर कितनी वैल्यूएशन पर जो होता है ना कि माउथ वाटरिंग लगती हैं कंपनीज, तो ये डिस्कस करते हैं अभी। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इंडिया की 10 ईयर जीसेक यील्ड होती है जो होता है सेफेस्ट रिटर्न इन अ कंट्री। ठीक है, वो ट्रेजरी यील्ड कितनी है? अभी चल रही है वो 6.8 6.7 ऐसे चलती है। हम उसको मान लेते हैं कि वो है 7। ठीक है, अराउंड 7% का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको देगी 7 रुपये। ठीक है, 7 रुपये आपको हर साल के मिलेंगे। तो इसको अगर हम किसी भी इक्वेशन पे रखेंगे तो हम पाएंगे कि 100 डिवाइडेड बाय 7 ये होगा 100 रुपये आपने दिए तो उसमें से 7 रुपये बने आपके। ऐसे ही जब मैं किसी कंपनी को देखता हूँ जो कमा रही है 10 रुपये हर 100 रुपये पर, ठीक है, हर 100 रुपये उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ और वो कंपनी कमा रही है 10 रुपये, तो ये उस जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है उससे ज़्यादा फ़ायदा दे रही है मुझे। ठीक है, ये मेरे लिए चीपर वैल्यूएशन कहलाएगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं देखूंगा कि मैं इस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन दे रहा हूँ। अब ये देखने के लिए अगर कोई कंपनी बिक रही है मार्केट में 100 करोड़ रुपए की और वो हर साल कमा रही है 10 करोड़ रुपए, तो वो इस कैटेगरी में आएगी। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ एक कंपनी जो मेरे पोर्टफोलियो में है जिसका नाम है मणप्पुरम फाइनेंस। ठीक है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। अब मणप्पुरम फाइनेंस का पिछले साल का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो शायद 1800 या 2000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, अभी उस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन चल रही है, मान लेते हैं 20,000 करोड़ के पास। ठीक है, तो कंपनी ने 2000 करोड़ कमाए थे पिछले साल और कंपनी की मार्केट कैप है 20,000 करोड़ की। मतलब कंपनी हर 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में तो कंपनी आपको 10 रुपये कमा के दे रही है। मतलब आपको नहीं मिल रहा पर कंपनी कमा रही है उसके ऊपर। ठीक है, तो कंपनी 10 रुपये कमा रही है हर 100 रुपये इन्वेस्टेड में, और यहाँ जो आपका सेफेस्ट रिटर्न था ये आपको कमा के दे रहा था हर 100 रुपये पे 7 रुपये। तो ये मणप्पुरम फाइनेंस इससे तो सेफेस्ट रिटर्न से आपको थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब हम पीई कैलकुलेट करते हैं। तो मणप्पुरम फाइनेंस का पीई कैसे कैलकुलेट होगा? इसका होगा 100 रुपये आपने जमा करे, 10 रुपये कमा के दिए इसने। ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए 20,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2000 करोड़, तो इसका पी आ गया 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल। ठीक है, अब आते हैं हम इस पर जो हमारा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है। अब इस ट्रेजरी यील्ड को एज अ कंपनी अगर हम देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी हो गई, तो ये हम इसका पीई कैलकुलेट कैसे करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 7, जो 7 हमें कमा के दे रही है ये हर 100 रुपये इन्वेस्टेड में, तो इसका पीई आएगा अराउंड 14। ठीक है, 14 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 14.2 14.3। ठीक है, अब आ गया क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 14.2 कुछ आएगा। अब हमारा जो कंपनी है वो हमें मिल रही है 10 टाइम्स इट्स अर्निंग मल्टीपल, और जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की ट्रेजरी यील्ड की जो अर्निंग मल्टीपल है इसका है 14 टाइम्स, ये है 10 टाइम्स, तो हमें इससे 4 पॉइंट्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। ऐसे ही अगर मैं कोई कंपनी देखता हूँ ना कि चीपर वैल्यूएशन पर, और अगर कंपनी का बैलेंस शीट थोड़ा बहुत भी ठीक है, तो वो 7.5 या 8 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर अगर हो तो मेरा मुंह से पानी निकलने लग जाता है।
ये कैसे? अब देखिए, अगर 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड का पी हमने निकाला, वो 14 या 14.5 के अराउंड है, और कोई कंपनी जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, भले ही वो कोई रिजल्ट आया हो या स्पेकुलेटर्स फेंक के गए हों उसको, उससे हमें लेना देना नहीं है। अगर कंपनी अगले 10 साल तक टिक सकती है और रहेगी, और वो कंपनी 7.5 या 8 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर अवेलेबल है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा उसको? फिर मेरा दिमाग की बत्ती जल जाती है कि भाई इस कंपनी में तो अपना पोर्टफोलियो का 10% तो कम से कम डालना ही डालना है, किसी तरह धीरे धीरे करके, कैसे भी। ठीक है, तो ये होते हैं माउथ वाटरिंग मोमेंट्स। अब वो कंपनी को हम, फेयर वैल्यू है उसकी, अगर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें, ट्रेजरी यील्ड की 14% है, तो इसकी भी 14% होनी चाहिए फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू के आधे रेट पर जब कोई कंपनी मिल रही है, तो खरीदने के लिए मैं बहुत उतावला हो जाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि ये चीप वैल्यूएशन पे जो होता है ना, एट मोस्ट चीप वैल्यूएशन पे खरीदना। इससे मुझे उम्मीद रहती है कि अगर कंपनी अगले 10 साल तक भी टिक गई ना, तो कुछ ना कुछ तो पैसे कमा के दे के जाएगी, और कुछ नहीं होगा। फिक्स इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न तो कहीं नहीं गया। ठीक है, हो सकता है अगले साल में ही डबल हो जाए, पर मुझे तो डबल पे नहीं निकलना, मुझे तो 10 साल तक होल्ड करना है। और क्या पता कंपनी ने कोई इतना अच्छा काम कर दे, या कंपनी अपनी अर्निंग ही इतनी बढ़ा दे, उसके बाद क्या है, पी री रेटिंग होगा, वो उसका मुझे अलग प्रॉफिट मिलेगा, और जो अर्निंग्स बढ़ेगी उसका प्रॉफिट अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करने के लिए मैं जाता हूँ। ऐसे ही मणप्पुरम फाइनेंस है, अभी कमा रही है 2000 करोड़ रुपए। अब मैं, और मार्केट कैप है इसकी 20,000 करोड़ की। अब मैं इस कंपनी से उम्मीद करूँगा कि भाई 2000 करोड़ तुम कमा रहे हो, और अगर अगले 10 साल में इसकी अर्निंग 5000 करोड़ या 2000 करोड़ कमा रही है, इसकी अर्निंग 3 टाइम्स 4 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स हो जाती है, बाय चांस अगर 5 टाइम्स अर्निंग हो जाती है, क्योंकि 10 साल हैं उसके पास बढ़ने के लिए। हाँ, 2000 करोड़ से 5,000 फिर 10,000 करोड़, 2 बारी तो डबल होना है। अगर 10,000 करोड़ इसकी अर्निंग हो जाती है, और इसको सेम वैल्यूएशन पर मिलती है ये कंपनी मुझे मार्केट में, तो 10,000 करोड़ कमाएगी और 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल पर मिलेगी, तो इसका मार्केट कैप हो जाएगा 1,00,000 करोड़ रुपए का। अभी मैं फ़िलहाल इसको बाय कर रहा हूँ, अगर मैं अभी तो नहीं कर रहा, मैंने बहुत पहले बाय किया था 15,000 करोड़ के मार्केट कैप में, अभी तो 20,000 करोड़ का हो रहा है। तो अगर मैं अभी बाय करूँगा तो इससे मुझे 5 टाइम्स का रिटर्न मिलेगा अगले 10 साल में, अगर कंपनी का इतना अर्निंग मल्टीपल हो जाता है। अब देखते हैं, अगर कंपनी इतना ग्रो कर देती है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पीई री रेटिंग हो जाए कंपनी की, और ज़्यादा पीई मिलने लग जाए। अगर पीई इतना ही रहा जितना अभी है, तो 10 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल मतलब हो गया 1,00,000 करोड़। अगर पीई री रेटिंग में 20 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल बाई चांस मिलने लग गया, तो इस कंपनी की मार्केट कैप हो जाएगी 2,00,000 करोड़ के आसपास। और किसी भी एनबीएफसी के लिए 2,00,000 करोड़ तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है अगले 10 साल में, क्योंकि इंडिया को एनबीएफसी की ज़रूरत है, और क्रेडिट क्रंच तो रहेगा ही रहेगा इंडिया में, इतनी पॉपुलेशन को फीड करना है हमें कुछ। तो ऐसे देखें, अगर 2,00,000 करोड़ मार्केट कैप हो जाती है, तो मेरा एटमोस्ट रिटर्न बन जाएगा अभी से 10x। तो अगले 10 साल में अगर मुझे पी री रेटिंग में मिल जाती है, तो मेरा रिटर्न 10x भी हो सकता है फ़िलहाल अभी से। तो इसलिए लोअर वैल्यूएशन पे जब हम कंपनी ख़रीदते हैं ना, तो हमें बेसिक तो ये रहता है कि हल्का भी ग्रोथ आएगी तो हमारा प्रॉफिट तो पक्का बनेगा। अगर बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। तो बैंकरप्सी के लिए मैं देखता हूँ कि कंपनी कुछ ऐसा तो नहीं कर रही, ओवर लेवरेज तो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सारे रहते हैं, पर इसके पास थोड़ा गोल्ड भी है, इसलिए मैं इसको बाय कर रखा है। पर
ओवर लेवरेज तो कंपनी है ही, ओवर लेवरेज तो सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना होता है NBFCs में इन्वेस्ट करते हुए। इसलिए मैं भी अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही इन्वेस्ट करता हूँ ऐसी कंपनीज़ में, ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि कोई भरोसा थोड़ी ना है। अगर गलत साबित हुआ तो कम से कम थोड़े तो पैसे जाएंगे, कुछ तो बच ही जाएंगे। इसलिए तो कंपनीज़ को जब मैं इतनी लोअर वैल्यूएशंस पर देखता हूँ ना, तो मुझे बाय करने में कोई संकोच नहीं होता अगर कंपनी थोड़ी भी अच्छी है, कंपनी की मैनेजमेंट थोड़ी भी सच्ची है, और अगर इंडस्ट्री में फ्यूचर में कोई ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसमें मैंने बताया कि मैं कैसे फेयर पी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड को देखकर। उसके बाद मुझे उसमें कितना डिस्काउंट चाहिए किसी स्टॉक को ख़रीदने के लिए, जिससे क्या है, मुझे थोड़ी तसल्ली होती है रात को सोने से पहले कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है मेरे स्टॉक में। अब मैं लगभग ही बॉटम फिशिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इतना डर नहीं होगा फ्यूचर में, या तो ऊपर जाएगा या साइड में रहेगा, है ना। इससे नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% की रहेगा, उससे ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं देगा। इसलिए बॉटम फिशिंग में मुझे ये फ़ायदा मिलता है लोअर वैल्यूएशंस पर स्टॉक को ख़रीद कर। अगर आप भी ऐसा कोई सिस्टम फॉलो करते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं भी देखूंगा, क्या पता मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। ये था मेरा लोअर वैल्यूएशन करता रहता हूँ मैं शॉर्ट्स में, तो लोअर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से क्या है। देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।